हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले लेक्चर में अपन ने जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे उसे अपन ने यहाँ तक छोड़ा था ना कि ये कुछ अपन उसके बॉन्ड्स के बारे में पढ़ रहे थे। आज इन्हीं की अपन चर्चा करेंगे, किस बंध को कैसा नाम दिया जाता है और किस तरीके से पहचाना जाता है वो देखने वाले। यानी कि पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि बंध दो प्रकार के होते हैं, एक तो वीक बॉन्ड होता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में बताया था कि आयनिक बंध होता है, धात्विक बंध होता है, सहसंयोजक बंध होता है, उपसहसंयोजक बंध होता है। साथ में कहा था दुर्बल बंध कौन से होते हैं आपके, वैन डर वाल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन सब की अपन डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, किस तरीके से बंध बनता है और कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं वो सब अपन देखेंगे। इसके बाद में अपन ने कहा था कि बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, यानी कि जो बंध सामर्थ्य होता है कि कौन सा बंध सबसे ज़्यादा मजबूत होगा और कौन सा वीक होगा। वो अपन ने देखा था कि आपके पास जो आयनिक बंध होता है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, जबकि आपके धात्विक फिर यानी कि सबसे ज़्यादा अगर बॉन्ड को ब्रेक करना है अपने को, मान लो ये 5-6 बॉन्ड दिए गए हैं, उनमें से पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में लगेगी, तो वो सबसे ज़्यादा बंध एनर्जी लगेगी वो है आपके आयनिक बंध में। यानी कि आयनिक बॉन्ड है उसको ब्रेक करने में सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है। ओके, ये होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब देखने वाले हैं इन्हीं के बारे में। पहला होगा अपना सहसंयोजक बंध। ओके, यानी कि जब सबसे पहले जो बंध उठा रहे हैं अपन सहसंयोजक बंध बनाएंगे। पहले थोड़ा सा ये और ये देख लेंगे बंध कैसे बनते हैं, किन किन के बीच बनते हैं। तो आपके जो आयनिक बंध होता है वो आपके धातु और अधातुओं के मध्य बनता है। सबसे पहले ये धातु और अधातु के मध्य बनता है। जब धातु और अधातु के मध्य बंध बनता है उसे अपन आयनिक बंध कहते हैं। जैसे धातु अपनी हो गई Na और Cl हो गया अपना अधातु, है ना, यानी कि NaCl। जब ऐसा बंध बनता है उसे अपन बोलते हैं कि ये आपका आयनिक बंध होता है। धात्विक बंध किसे कहते हैं, अगर दो धातुओं के मध्य बंध बनता है उसे धात्विक बंध कहते हैं। यानी कि धातु प्लस धातु के बीच में अगर बंध बनता है, यानी कि मेटल और मेटल के बीच में ही बॉन्ड बनता है, उसे अपन कहते हैं धात्विक बंध। सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं, अधातु अधातु के मध्य अगर बंध बन रहा हो उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। अधातु और अधातु के मध्य अगर बंध बन रहा है कोई, अधातुओं मतलब कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स ले सकते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में मोस्टली अधातु पाई जाती है, उनके बीच में अगर कोई बंध बन रहा है उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। अब बात है उपसहसंयोजक बंध क्या होता है। अब उपसहसंयोजक बंध आपके, जब अपन उपसहसंयोजक यौगिक पढ़ते हैं, ये कोई से भी हो सकते हैं, आपके मेटल्स के साथ आपके कोई धात्विक भी हो सकता है, अधात्विक भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, यानी कि एक अणु होता है, ये आपका कुछ अलग है। इसे अपन डीपली स्टडी करेंगे जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री देखेंगे, है ना। और वैन डर वाल बंध और हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है आपके कोई मॉलिक्यूल से, उसी के अंदर अगर अट्रैक्शन हो रहा उसे अपन वैन डर वाल या ये बॉन्ड वैन डर वाल बंध बनता है सहसंयोजक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक के बीच में, सहसंयोजक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक के बीच में ही बनता है। ओके, ऐसे बंध की व्याख्या अपन जब डिटेल से चर्चा करेंगे तब अपने को पता चल जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए कि नॉर्मली रैंडमली अगर पूछा जाता है कि आयनिक बंध किसे कहते हैं तो अपन बता सकते हैं कि जब धातु और अधातु के मध्य कोई बंध बनता है उसे अपन आयनिक बंध कहते हैं। और कहा जाएगा धात्विक बंध किसे कहते हैं कि दो धातुओं के मध्य अगर कोई बॉन्ड बनता है उसे धात्विक बंध कहते हैं। अगर सहसंयोजक के बारे में पूछा जाए तो अपन बता सकते हैं अधातु और अधातु के मध्य जब कोई बॉन्ड बनता है उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। ओके, ये था अपने पास बॉन्ड फॉर्मेशन का। जो केमिकल बॉन्डिंग है उसे बेसिकली तो दो भागों में डिवाइड और कर किया जा सकता है, जो आपके सिलेबस में है अभी, वो है आपके सहसंयोजक यौगिक और आयनिक यौगिक। दो भागों में डिवाइड किया गया है इसे, सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक में यानी कि जिन स्पीसीज की, जिन परमाणुओं की, जिन एटम्स की या जिन यौगिकों की अपन चर्चा करेंगे वो है आपके सहसंयोजक यौगिक और आयनिक यौगिक की, जो आपके सिलेबस में दिया गया है। आयनिक यौगिक, दो प्रकार के यौगिकों की अपन चर्चा करेंगे। सहसंयोजक का जो अपना फर्स्ट यानी कि उसे
एक ही यूनिट के अंदर यानी कि 2 अलग अलग चैप्टर्स बनाए गए हैं केमिकल बॉन्डिंग के आपके सिलेबस में। उनमें से अपना सहसंयोजक यौगिक देखेंगे। सहसंयोजक यौगिक देखेंगे, पहले देखते हैं कि निर्माण कैसे होता है, सहसंयोजक होता कैसा है ना। बंध का निर्माण 2 तरीके से होगा आपका। बंध का जब निर्माण होता है, ये बॉन्ड के आधार पर ही बताया गया है, यानी कि बॉन्ड की प्रकृति के आधार पर ही अपन बताते हैं कि सहसंयोजक होगा या आयनिक यौगिक होगा। तो बंध का निर्माण 2 तरीके से होता है। बंध का निर्माण 2 तरीके से होता है आपका। फर्स्ट है आपका, एक तो हो कि इलेक्ट्रॉन साझा करें एक दूसरे से, या इलेक्ट्रॉन्स को साझा करके बनाएं, यानी कि यहाँ हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन को साझा करें। और दूसरा है कि इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण हो, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो। जब इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण होता है, यानी कि आपके पास Na+ है और Cl- है। अब इसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा इसी के पास है, तो ये एक को डोनेट करेगा, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन्स इसी को देगा, तो इसे कहते हैं स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण हो रहा है अगर किसी के अंदर, तो उसमें आयनिक बंध बनता है। अगर इस इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो उसे अपन कहते हैं आयनिक बंध। ओके, आयनिक बंध कहा जाता है। और अगर इलेक्ट्रॉन्स का साझा करें, इलेक्ट्रॉन्स का साझा का मतलब है अपने पास H है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इसका एक इलेक्ट्रॉन है। जब एक दूसरे पास में आएंगे तो दोनों का कंट्रोवर्सी है, या दोनों का एक दूसरे से जो साझा करेंगे एक दूसरे का वो बराबर करेंगे, यानी कि जितना ये एक H इधर जाएगा उतना ही H इधर आएगा, यानी कि दोनों जब पास में आएंगे बराबर आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। साझा करने से जो इलेक्ट्रॉन या बंध बनेगा उसे कहते हैं सहसंयोजक बंध। ओके, तो ये होता है आपका सहसंयोजक बंध। तो बंध का निर्माण 2 तरीके से होता है आपका, इलेक्ट्रॉन्स का साझा करके हो या इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण करके हो। जब इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण होता है उसके दौरान जो बंध बनता है उसे बोलते हैं अपन आयनिक बंध, और जब आपके इलेक्ट्रॉन्स का साझा होता है उसके दौरान जो बंध बनता है उसे बोलते हैं अपन सहसंयोजक बंध। तो इस तरीके से आपके 2 प्रकार के बंध का निर्माण होता है। ओके, तो सबसे पहले जो पढ़ेंगे क्या बनेंगे, सहसंयोजक बंध। तो फर्स्ट डेफिनेशंस तो अपनी यही हो गई कि इलेक्ट्रॉन्स के साझा के द्वारा बने हुए होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के साझा के द्वारा बने हुए होते हैं। तो यहाँ अपन फर्स्ट पॉइंट लिखें, इलेक्ट्रॉन्स के साझा के द्वारा बने हुए होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का साझा होता है यहाँ। सेकेंड पॉइंट लिखें कि इलेक्ट्रॉन्स का तो साझा हो रहा है, जैसे अपने पास HCl है, देखने में तो अपन बता सकते हैं कि ये क्या हो सकता है अपना कोई भी आयन है तो सहसंयोजक यौगिक, लेकिन अगर इसे ब्रेक करें तो H+ और Cl- में होता है। जब ब्रेक करने पर अपने को लगता है कि ये आयनिक जैसा है, यानी कि आयंस में ब्रेक हो रहा है ना, होंगे जब ब्रेक तो आयंस में ही होंगे, लेकिन देखने में अपने को ये लगे कि क्या पता ये आपका आयनिक हो, लेकिन आयनिक नहीं हो, क्योंकि जब सबसे पहले सहसंयोजक बंध में कहा था कि ये आपके अधातु के मध्य ही बनते हैं। अधातु और अधातु ही यूज होती है जब 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो दोनों ही क्या होते हैं, अधातुएं होती है। जबकि आयनिक्स में बताया था कि आपके पास एक धातु होगी, एक अधातु होगी, एक धातु होगी आपके पास, एक अधातु होगी, और यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो आपका इलेक्ट्रॉन्स के स्थानांतरण के द्वारा बनेगा। और कैसे पहचान सकते हैं अपन, और पहचानने का तरीका क्या हो सकता है इसमें कि आयनिक को कैसे पहचानेंगे और सहसंयोजक को कैसे पहचानेंगे। तो सहसंयोजक को पहचानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि विद्युत ऋणता के आधार पर। सुना होगा नाम भी विद्युत ऋणता, नहीं हो 11th में सब चीजें आ चुकी थी। ओके, विद्युत ऋणता के आधार पर अपन बताते हैं अगर किसी के अंदर विद्युत ऋणता, जिसे En या शाई से द्वारा दर्शाया जाता है। ओके, इससे शाई से द्वारा दर्शाया जाता है अगर विद्युत ऋणता 0 हो या आपके 1.7 से कम हो, 1.7 से कम पाई जाती है अगर विद्युत ऋणता। अगर कोई बंध बन रहा है 2 एटम्स के बीच में बनेगा जैसे, तो इनके बीच में इसकी विद्युत ऋणता और इसकी विद्युत ऋणता, यानी कि En1 करें, इसे En2 करें, अगर डेल En बराबर कितना हो, En1 माइनस En2, अंतर कितना हो 1.7 से अगर कम आ रहा है किसी के अंदर विद्युत ऋणता का, तब वो सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। अगर 0 भी आ रही है, 0 किसकी आएगी, हाइड्रोजन की आएगी, H से बना रहे हैं। अगर
सेम एटम से मिलकर बने हुए होते हैं उनकी विद्युत ऋणता तो जीरो ही आएगी। और अगर डिफरेंट एटम से मिलकर बने हुए होते हैं, यानी कि अलग अलग एटम से मिलकर बने हुए होते हैं, तो उनकी अगर विद्युत ऋणता निकालें अपन तो वो क्या होनी चाहिए, 1.7 से कम होनी चाहिए। अगर 1.7 से कम होती है तो उसके अंदर जो बंध का निर्माण होता है वो आपका सहसंयोजक यौगिक होते हैं, वो आपके सहसंयोजक यौगिक होते हैं। जबकि आयनिक यौगिकों में क्या होता है, आपके विद्युत ऋणता का अंतर सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि 1.7 से अगर विद्युत ऋणता का अंतर ज़्यादा पाया जाता है, जब दो एटम्स पास पास में आ रहे हैं, दोनों की विद्युत ऋणता का अंतर देखा जाता है, तो अगर ज़्यादा आ रहा है 1.7 से, तब उस कंडीशन में उसमें आयनिक बंध का निर्माण होता है। तो यहाँ आयनिक बंध का निर्माण होगा। तो यहाँ ये मेन जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है आपके वो है कि सहसंयोजक यौगिकों में इलेक्ट्रॉन्स का साझा होता है। फिर ये अधातुओं के मध्य जब बंध बनता है उसे भी सहसंयोजक यौगिक ही कहते हैं, यानी कि सहसंयोजक बंध ही बनता है आपके पास। और अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंट जीरो या बहुत कम, अगर याद भी नहीं रहती तो अपन कह सकते हैं बहुत कम अंतर पाया जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तब आपके सहसंयोजक यौगिक का निर्माण होता है। ओके, नेक्स्ट है आयनिक यौगिकों के अंदर धातु और अधातु के मध्य जब बंध बनेगा उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स का इसमें स्थानांतरण होता है कि एक दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को स्थानांतरण करके जब बॉन्ड बनता है उसे आयनिक बंध कहते हैं। यहाँ विद्युत ऋणता का अंतर 1.7 से ज़्यादा पाया जाता है। ये हो गई। अब सहसंयोजक यौगिकों के ये तो थे बेसिक्स कि कैसे बनता है सहसंयोजक यौगिकों में बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है। अब देखेंगे इसके कि कैसे हो सकते हैं। तो सहसंयोजक यौगिकों के अंदर बंध है ना सिग्मा, यानी कि सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ओके, अगर आपके पास सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो रहे हैं तो ये भी आपके क्या हो सकते हैं, सहसंयोजक यौगिकों की हो सकते हैं। ओके, अब देखेंगे अपन इसके अंदर कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, किस तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया जा सकता है। ओके, ये थी आपकी केमिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर। भौतिक अवस्था अगर इसकी देखें अपन, सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी देखने, फिजिकल देख रहे हैं इसके करेक्टर, यानी कि फिजिकल करेक्टर क्या है। फिजिकल करेक्टर का मतलब ये होता है, यानी कि भौतिक गुणों का भौतिक गुण ये होते हैं जो आपको दिखे, यानी कि आंखों से दिख रहे हों, अपन उसे बेसिकली पता लगा ले देख कर ही कि ऐसी इसकी प्रॉपर्टी है। अब कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि रिएक्शंस के अंदर आपकी जो रिएक्शंस हो रही है, मान लो दो आपने एटम लिए, दोनों को मिलाया, या दो यौगिक हैं, दोनों को मिलाने के बाद में जो नया प्रोडक्ट बना, अब अपन ये देख के नहीं बता सकते कि कौन सा बना है। उसका अपन क्या देख सकते हैं, कलर देख सकते हैं, अवस्था देख सकते हैं कि कैसी उसकी अवस्था है, और साथ में अपन उससे उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक और गलनांक देख सकते हैं, यही देख सकते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में अपने को क्या देखना है कि उसकी अवस्था कैसी है, सॉलिड है, गैस है या लिक्विड है, यानी कि ठोस है, लिक्विड है, ठोस है, द्रव है या गैस में है, तो वो देख सकते हैं। साथ में उसका क्वथनांक देख सकते हैं और गलनांक देख सकते हैं। बॉइलिंग क्वथनांक का मतलब होता है आपके बॉइलिंग पॉइंट, कितना उससे गर्म, कितने पर उसको बॉईल हो रहा है, यानी कि गर्म हो रहा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है। और मेल्टिंग पॉइंट देख सकते हैं कि कितना वो पिघलने में कितना टाइम ले रहा है ना, यानी कि ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में कितने टाइम में, कितने टेम्परेचर पर पिघल रहा है ना, वो देख सकते हैं। तो जो आपके स्पीसीज होती हैं जिनके अंदर यानी कि सहसंयोजक यौगिक्स होते हैं, वो आपके लिक्विड भी होते हैं, ठोस भी होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपके किसी का क्वथनांक बढ़ता जाता है, यानी किसी का क्वथनांक सबसे ज़्यादा होता है, वो मोस्टली सॉलिड और द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, और जिनका क्वथनांक कम होता है वो गैसेस अवस्था में पाई जाती है। ओके, गैसेस या द्रव अवस्था में पाई जा सकती है। कह सकते हैं अपन जिसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट अगर ज़्यादा होता है, किसी का बहुत ज़्यादा होता है, तो वो नॉर्मली सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। ओके, सॉलिड स्टेट में पाई जाएगी। और जिनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है वो आपकी किस में पाई जाती है, लिक्विड अवस्था या गैसियस अवस्था में पाई जा सकती है।
ओके, लिक्विड या गैसेस फॉर्म में पाई जा सकती है। दो अवस्थाओं में पाई जा सकती है आपकी, है ना। तो ये हो गई। अब जो नॉर्मली अपने पास एग्जांपल्स लिए जाते हैं कि सबसे ज़्यादा सहसंयोजक यौगिक कौन सा होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा करेक्टर सहसंयोजक वाला इसमें पाया जाता है। आपके हीरा, ग्रेफाइट ये तो है, साथ में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो सिलिकेट के अंदर पाया जाता है, यानी कि SiO4 में, SiO2 या SiO2 के अंदर, SiO2 के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, करेक्टर पाया जाता है, कोवेलेंट करेक्टर, यानी कि सहसंयोजक यौगिकों में से सबसे ज़्यादा करेक्टर पाया जाने वाला होता है SiO2। ओके, ये हो गया। अब अपने पास आते हैं कि सहसंयोजक यौगिकों के किन किन थ्योरियों से व्याख्या की जा सकती है, किस तरीके से बॉन्ड का निर्माण किया जा सकता है, उनके अंदर जो और प्रॉपर्टीज़ है वो किस तरीके से डिफाइन की जा सकती है। तो आपके सहसंयोजक यौगिकों को जब व्याख्या की जाती है इन यौगिक्स की, तो वो आपके कुछ थ्योरियाँ आई गई है, उन थ्योरियों के आधार पर ही की जाती है। जो आपकी थ्योरी है, आपके BBT है और MOT है। ओके, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार दर्शाया जाता है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग भी बताया जाता है। ओके, ये दो थ्योरियां हैं, इनके आधार पर अपन उसके बेस जो आपके इंटरनल करेक्टर्स हैं, यानी कि जो आपके बॉन्ड ऑर्डर हुआ, लेंथ कितनी है, बॉन्ड लेंथ, एंगल कितना है, उसमें हाइब्रिडेशन कितना होगा, वो सब व्याख्या की जाती है BBT और MOT के अकॉर्डिंग। यानी कि सहसंयोजक यौगिकों की जब व्याख्या की बात आती है तो दो प्रकार के सिद्धांत यूज करते हैं। दो प्रकार के सिद्धांत में से पहला सिद्धांत होता है आपके BBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और एक होती है MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इन थ्योरियों की डिटेल से व्याख्या करेंगे। ये दोनों ही थ्योरियां आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही पूछी जाती है, क्योंकि ये बेसिक है, ये तो कोई नहीं पूछेगा। थ्योरेटिकल आपका एग्जाम होता है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन 6 नंबर का होगा, तो 6 नंबर के अंदर आपको केवल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपके 11th-12th में आपने देखा कि BBT क्या होती है, MOT, वो यहाँ है, कुछ ज़्यादा नहीं है। वहाँ केवल आपने कुछ के तो नाम सुने थे, लेकिन यहाँ कुछ वर्ड्स के कुछ उसे थोड़ा लार्ज कर दिया गया। ओके, और कुछ नहीं है, कुछ नया नहीं है, आज ही नहीं देख रहे हो, ये सब चीज़ें 11th-12th में आप देख के आ चुके हो। ओके, तो नेक्स्ट अपनी जो थ्योरी होगी वो देखेंगे अपन BBT थ्योरी, है ना। BBT थ्योरी देखेंगे अपन। BBT थ्योरी होती क्या है? BBT थ्योरी यानी कि आपके सहसंयोजक यौगिकों की व्याख्या करने के लिए दो प्रकार के सिद्धांत दिए गए थे। फर्स्ट था BBT, दूसरा है MOT। तो BBT देखेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सहसंयोजक बंध सिद्धांत, सहसंयोजक बंध सिद्धांत होता क्या है? ये आपके सहसंयोजक बंध सिद्धांत का मतलब ये होता है आपके कि कोई किस तरीके से उनमें ओवरलैपिंग होगी, यानी कि इस सिद्धांत के द्वारा कैसी ओवरलैपिंग हो रही है, किस तरीके से बनेगा। यानी कि पहली बात तो कर लेते हैं कि दिया किसने था आपके, तो ये हेटलर ने दिया था, है ना। हेटलर ने ये सिद्धांत दिया था और इसका विस्तार से अध्ययन किया था वो स्टेलर ने किया था, है ना। तो आपके अब इस सिद्धांत को अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि ये बेस किस किस पर है, किस किस के बारे में बताता है। पहले तो ये बताता है सबसे पहले कि बॉन्ड कैसा बनेगा, किस तरीके से अतिव्यापन होगा। अतिव्यापन का मतलब होता है कि दो ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो रही है, वो किस तरीके से हो रही है ना। SP जब फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग के द्वारा बॉन्ड बनता है, किस तरीके से मिक्सिंग होगी वो बताया इसने। सेकंड बताया इसने कि इसके बंध का कैसा बनेगा, कितना मजबूत होगा, सिग्मा बनेगा, पाई बनेगा, ये बताया। थर्ड बताया इसने कि इसका हाइब्रिडेशन कैसा होगा, यानी कि संकरण किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं इन मॉलिक्यूल्स का, ये बताया इसने। फिर बताया इसने कि हाइब्रिडेशन के बाद में बताया कि ये आपका जो मॉलिक्यूल बना है, जो अभी नया नया आपका मॉलिक्यूल बना, पहले अतिव्यापन हुआ, उसका संकरण भी निकाला, बॉन्ड एंगल भी निकाल सकते हैं इससे, और आपके बॉन्ड लेंथ में एंगल निकाला जा सकता है। अब बात आती है कि इसमें जो बंध बना है वो पत्ती चुंबकीय होगा या अनुचुंबकीय होगा, यानी कि चुंबकीय प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज याद कर सकते हैं इसके द्वारा। लेकिन अब इसके कुछ अपवाद होते हैं। अपवाद भी कैसे होंगे आपके, वो ही इसी से रिलेटेड कि सभी मॉलिक्यूल्स की सही से व्याख्या नहीं कर पाता है। जब किसी भी कोई भी थ्योरी आती है, नई नई थ्योरी आती है आपके, है ना, कोई भी खोज होती है, सबसे पहले नई थ्योरी आएगी। नई थ्योरी सभी मॉलिक्यूल्स पर अप्लाई नहीं हो सकती, कुछ पे हो सकती है, कुछ पे नहीं होगी। जब उसमें कुछ कमियां आती है तभी तो नई
थ्योरी का निर्माण होता है। वीबीटी आई, वीबीटी में कमियां पाई गई, वीबीटी के बाद में एमओटी आती है, एमओटी में कमियां आती है, सीएफटी आती है, सीएफटी के बाद में एलएफटी आती है। ऐसे करके थ्योरियां आती जाती है। ओके, क्योंकि एक थ्योरी कंप्लीट स्पीसीज या कंप्लीट सिस्टम्स पर अप्लाई नहीं की जा सकती। ओके, तो वीबीटी के अंदर बताया गया है कि जब कोई मॉलिक्यूल्स का अतिव्यापन होता है तो बंध का निर्माण होता है। अब बात आती है कि अतिव्यापन कैसे होगा। जब मैंने सेकंड लेक्चर में आपको बताया था कि सिलेक्ट यानी कि आपने ऑर्बिटल सिलेक्शन बताया था कि कौन सा आपका अतिव्यापन सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि कहा था कि अदिशात्मक जिसमें जितना दिशात्मक गुण होगा, ये मैं वापस से नहीं बताऊँगी, थोड़ा सा बता रही हूँ, जितना दिशात्मक गुण होगा किसी अतिव्यापन के अंदर, जितना दिशात्मक यानी कि जितना डायरेक्शनली बॉन्ड बनेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बंध होता है। ये होता है अतिव्यापन। यानी कि अपन कह सकते हैं जितना अच्छा अतिव्यापन होगा किसी के अंदर, अतिव्यापन जितना अच्छा होगा उसके अंदर जो बॉन्ड बनेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, यानी कि उसका बंध सामर्थ्य उतना ही ज्यादा होगा। ओके, ये कह सकते हैं अपन जितना बंध सामर्थ्य होगा उसका अतिव्यापन भी उतना ही अच्छा बनेगा। तो अतिव्यापन को अपन इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। अतिव्यापन का मतलब कि एस एस ऑर्बिटल्स क्या है, मिक्सिंग हो रही है, फिर एस की पी के साथ मिक्सिंग हो रही है, फिर आपके मान लो पी पी आपके अतिव्यापन हो रहा है, यानी कि ये क्या है, कोलेटरल है ना, कोलेटरल है, अक्षीय और है ना, कोलेटरल कोई अभी हिंदी में आप देख लेना एक बार, है ना। जब कोलेटरल पी एक्सिस की यानी कि पी ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है तो आपके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है आपके यहाँ। और जब अक्षीय पी ऑर्बिटल्स की यानी कि अक्षीय का मतलब ये हो गई अक्षीय, जब अक्षीय ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है तो आपके क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। तो अब यहाँ से अतिव्यापन से एक बात सामने निकल के आती है कि जब अतिव्यापन होता है तो दो प्रकार के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि दो प्रकार के बंधों का निर्माण होता है। कौन कौन से, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसा होता है और सिग्मा बॉन्ड, दोनों की एक बार व्याख्या कर लेते हैं कि पाई बॉन्ड क्या है और सिग्मा बॉन्ड क्या है आपके। सॉरी, सिग्मा इधर लिख लेती हूँ, पाई बंध क्या होता है, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, सॉरी सिग्मा और पाई बॉन्ड, उल्टा उल्टा हो रहा है सब कुछ। पाई बॉन्ड का मतलब होता है कि आपके जब अतिव्यापन होता है यानी कि आपके ऐसा अतिव्यापन होगा तब बनेगा, एक तो एस कक्षकों का अतिव्यापन तब बनेगा, एक एस और पी कक्षक का अतिव्यापन हो रहा है तब भी बनेगा, और पी पी का हो रहा है तब भी बनेगा। लेकिन पी पी कौन से होंगे, वो अक्षीय ऑर्बिटल होंगे, क्योंकि अपन एक चर्चा की थी कि जो अगर आपके पास इस तरीके से कक्षक है, अक्षीय अतिव्यापन हो रहा है इस तरीके से, तो उसके सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। अगर पी कक्षक इस तरीके से है, ये कोलेटरल इस तरीके से अतिव्यापन कर रहे हैं, तब आपके पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। तो यहाँ लिख लेना अक्षीय। ओके, तो सिग्मा बॉन्ड एस एस का अतिव्यापन, एस एस ऑर्बिटल अगर अतिव्यापन करते हैं तब आपके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और अगर आपके एस और पी ऑर्बिटल्स अतिव्यापन करते हैं तो उसमें सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा, और जब पी पी करते हैं तब भी आपके क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा। पाई बॉन्ड में क्या होता है कि पी और पी बनेंगे, यानी कि जो ये आपके कोलेटरल होंगे, कोलेटरल होंगे, तब आपके क्या होगा, पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। या डी डी से भी बन सकता है, डी डी से पाई बनेगा या डेल्टा बनेगा, वो आगे की बात है। डेल्टा बॉन्ड भी पाया जाता है पाई के अलावा, यानी कि जब सेकेंड ईयर में आएंगे तब देखेंगे ये बातें, है ना। अभी आप इतना जानो कि आपके पास एस अतिव्यापन एस पी पी से जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बंध होता है, सिग्मा बंध होता है, और पाई बॉन्ड पी पी से मिलकर बना हुआ होता है। अब इनमें जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसकी मान लो सिग्मा बॉन्ड ये है, कोई स्पीसीज में लगा देती हूँ यहाँ CL और ये है सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड एक ही बॉन्ड है, एक बॉन्ड को इजीली रोटेट किया जा सकता है, यानी घुमाया जा सकता है, यानी कि कह सकते हैं यहाँ फ्री मूवमेंट पाया जाता है, फ्री रोटेशन पाया जाता है। अगर इसे मैं यहाँ पकड़ के इसे घुमा सकती हूँ तो घुमा सकते हैं, बट आपके पास दो बॉन्ड आ जाए तो उन्हें घुमाया नहीं जा सकता, है ना, उसे रोटेट नहीं किया जा सकता, बट आपके सिग्मा बॉन्ड को रोटेट किया जा सकता है। तो नेक्स्ट बात आती है आपके कि यहाँ फ्री रोटेशन पाया जाता है, यानी कि फ्री रोटेशन का मतलब होता है कि इजीली इसे घुमाया जा सकता है, इसमें घूर्णन होता है। ओके, फ्री रोटेशन पाया जाता है इसमें, और जबकि यहाँ नहीं पाया जाता फ्री रोटेशन।
ये बंध मजबूत होता है पाई की तुलना में। अगर सिंगल पाई बॉन्ड ले वो वीक बॉन्ड होगा आपका, जबकि ये आपका मजबूत बंध होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और ये आपका क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया आपका और ये आपका वीक हो गया। ये आपका हमेशा अक्रियशील होता है, यानी कि रिएक्ट नहीं करता है, इसकी रिएक्शंस नहीं पाई जाती है। जब भी सिग्मा बॉन्ड के कोई भी जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखते हैं तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू कोई रिएक्शंस करवाते हैं वो इजीली नहीं होती है, जबकि जिसमें पाई बॉन्ड होता है उसमें रिएक्शंस हो जाती है। कह सकते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, यानी कि क्रियाशील होता है, ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, क्रियाशील ज़्यादा होता है, जबकि ये कम क्रियाशील होता है। ये थे आपके सिग्मा और पाई बॉन्ड के कुछ कैरेक्टर्स, किस तरीके से पहचाने जा सकते हैं। ओके, तो ये आपके आज के लिए इतना है काफ़ी। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वीबीटी के अंदर ही संकरण पाया जाता है, वो देखेंगे ओके, किस तरीके से पाया जाता है।